रंग। जी, जिंदगी के कई रंग अलग अलग तरीके से कैसे कैसे खबरों के जरिए लोगों की जिंदगी को लहूलुहान भी करते हैं और खुशियों से भी भरते हैं। आइए आज जरा इसे टटोलने की कोशिश की जाए। आज संसद चलनी थी लेकिन नहीं चली। सांसदों ने कहा होली मनाने अपने इलाके में जाना है और जाने से पहले उसी संसद भवन के परिसर में होली मनाकर हर कोई अपने अपने इलाके में चल पड़ा। हिंदुस्तान की होली की परंपरा है कि अगर आपस में गिले शिकवे हों वो भी दूर हो जाते हैं। देश के अंदर खुशहाली आए और देश की जनता खुशहाली के माहौल में, वातावरण में होली का त्यौहार मनाए। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, लव, टुगेदरनेस, सो एंजॉय एवरीबॉडी एंड डोंट मिसयूज इट। नहीं, महज ये रंग नहीं है। याद कीजिए 2 बरस पहले, हमें ले चलना होगा 2 बरस पहले, क्योंकि 2 बरस पहले निर्भया कांड, दिल्ली में चलती बस के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद संसद के परिसर में इस तरीके से रंग 2013 के होली के मौके पर नहीं लगाए गए थे। दिल्ली में बहुतेरी पिचकारियां उस दिन नहीं निकली थी, लेकिन बहस दोबारा निर्भया कांड को लेकर चल पड़ी है। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने दिखा दी, सरकार ने नोटिस भेज दिया, लेकिन सच इस दौर का क्या है, बीते 2 बरस का, दिल्ली का, देश का। रिपोर्ट देखिए। दो बरस पहले दिसंबर 2012 के इस नजारे ने केंद्र सरकार के सामने पहली बार यह सवाल खड़ा कर दिया था कि जब दिल्ली में चलती बस में रेप हो सकता है तो फिर देश के बाकी जगहों के हाल पर क्या कोई सवाल करे और क्या जवाब दे। लेकिन सच यह भी है कि रेप हुआ, हंगामा हुआ, आरोपियों को पकड़ा गया, फिर मौत हुई और संसद से सड़क तक रेप के खिलाफ कानून बनाने से लेकर सुधार के लिए आवाजें भी उठी और देश उसके बाद फिर अपनी रफ्तार पर ही चल पड़ा। बीते 2 बरस के दौर में रेप ना तो दिल्ली में रुके, ना ही देश में रेप को लेकर कोई संवेदनशीलता जागी। उल्टे देश और दिल्ली का सच महिलाओं के खिलाफ पुरुषों की दरिंदगी के खुले नजारे के साथ ही इस 2 बरस में उभरा। निर्भया कांड के बाद सिर्फ दिल्ली में बीते 2 बरस में 27,097 रेप दर्ज हो चुके हैं और समूचे देश में ही इसी दौर में निर्भया कांड के बाद ही 69,898 रेप दर्ज हो चुके हैं। तो जरा कल्पना कीजिए देश का आलम रेप को लेकर हो क्या चुका है। लेकिन संयोग देखिए, रेप ना हो, इससे ज्यादा बहस इस बात को लेकर अब शुरू हो गई कि दरअसल रेप के आरोपी मुकेश का इंटरव्यू लेने के लिए बीबीसी के चैनल 4 के कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे तिहाड़ जेल में पहुंच गए। और खास बात यह है कि कल संसद में जब यह बहस चल रही थी कि इंटरव्यू पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है कि रेप रोकना, उस वक्त बीबीसी इंटरव्यू दिखाने की तैयारी कर चुका था। और आज जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता व्यक्त की तो बीबीसी ने भी अपनी सफाई रख दी। तो शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गृह मंत्री जब कार्रवाई करेंगे तब करेंगे, लेकिन नजरें अगर डालें तो दूसरी तरफ बीबीसी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि डॉक्यूमेंट्री हमारे एडिटोरियल गाइडलाइन के अनुरूप है और इस संवेदनशील मुद्दे को पूरी जिम्मेदारी के साथ पेश करती है। इसीलिए बीबीसी 4 इसका प्रसारण ब्रिटेन में कर रहा है। बीबीसी ने यह भी कहा कि लोगों की रुचि को देखते हुए इस सशक्त फिल्म का निर्धारित समय से पहले प्रसारण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने वाली थी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार का रुख चाहे रेपिस्ट के इंटरव्यू को दिखाने वाले डॉक्यूमेंट्री को रोकने वाला हो, लेकिन संसद के भीतर कल जब महिला सांसदों की आवाज उठी तो उसने भी एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया। तो क्या ये भारतीय समाज के मुंह पर तमाचा था? क्या ये कड़े कानून के जरिए रेप रोकने की सरकारी सोच को आईना दिखाने वाला था, या फिर सरकार किसी भी दल की रहे और रेप को लेकर जनता का गुस्सा किसी भी सत्ता को लेकर रहे, हालात हमेशा जस के तस रहेंगे? क्योंकि सांसद जया बच्चन तो ये बोलने से नहीं चुकी कि रेप करने वाले को आप हमें सौंप दीजिए, हमें जो करना है हम कर लेंगे। वाकई अगर सरकारें नहीं जागी तो क्या हो सकता है। मसला सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री का इसलिए नहीं है जिसका जिक्र जया बच्चन कर गई, जो रेपिस्ट है उसे हमें दे दीजिए, हम देख लेंगे। दरअसल नागालैंड के दीमापुर में कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया। जेल के भीतर से रेपिस्ट को जनता ने निकाला। तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है। जनता ने निकाला, लहूलुहान कर दिया और उसके बाद सरेराह उसकी हत्या भी कर दी गई। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि समूचा देश इससे कांप गया। लेकिन इस तस्वीर ने एक हकीकत बता दी कि किस तरीके से
रेप देश में बढ़ रहे हैं और इस दौर में कानून के मद्देनजर सरकारें या तो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है या काम नहीं हो पा रहा है। यह भी इसी देश का एक चौंकाने वाला रंग है। रंग की दुनिया सिर्फ होली के जरिए नहीं होती है। सियासत के रंग में ना जाने कौन कौन से रंग कैसे कैसे भरते चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी जनता के बीच से निकली हुई पार्टी, लेकिन उसका रंग क्या कहता है? एक शब्द निकला कल मीटिंग के बीच में, खत्म होने के बाद इंतजार कीजिए, रिवोल्ट होगा। इंतजार कीजिए, रिवोल्ट होगा। यह शब्द आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भीतर के हैं। बैठक खत्म हुई, वोटिंग में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो पहली आवाज बैठक में यही निकली, अब रिवोल्ट होगा। और इस रिवोल्ट शब्द ने पार्टी के भीतर भविष्य के कयास लगाने शुरू कर दिए। यह शब्द कहा किसने, यह महत्वपूर्ण है जानना, या फिर रिवोल्ट कहा क्यों गया, यह समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी में आगे का रास्ता तो अब 15 मार्च के बाद ही तय होगा, क्योंकि 15 की रात में केजरीवाल बेंगलुरु से दिल्ली इसी तरह पहुंचेंगे जैसे आज दिल्ली से रवाना हुए। तब तक केजरीवाल के दरबार के रत्न खामोश ही रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो दरबार नहीं धर्मशाला है, और वहां तो अब दिल्ली सरकार से इतर हर उस शख्स को छांव मिलेगी जो कुछ कर गुजरने का मादा रखता हो। और तीसरी राह मुंबई के मयंक गांधी सरीखे नेताओं की है, जो दरबार या धर्मशाला से बड़ा जिगरा लेकर घूम रहे हैं और ब्लॉक के जरिए अब अंदर की बात बाहर लाने में भी नहीं हिचक रहे। तो रिवोल्ट की बिसात सियासी धर्मशाला में बनेगी या बीच के लोगों के इधर उधर भटकने से? इस रास्ते को पकड़ने से पहले कल 6 घंटे चली बैठक को जरूर समझ लीजिए। तो समझने के 3 रास्ते हैं। पहला, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण खामोश रहेंगे, क्योंकि आगे की व्यूहरचना इन्हीं दोनों को अपने लिए करनी है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई दिखाई दे। मयंक गांधी बेलाग बोलेंगे, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो योगेंद्र प्रशांत की व्यूहरचना के करीब भी दिखाई देंगे। वहीं केजरीवाल के दरबार के रत्न 15 मार्च से पहले अपने अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे इतनी जोर से बोलेंगे कि सामने वाले को वही सच लगे। तो रिवोल्ट करेगा कौन और बिसात बिछाएगा कौन, यह भी सस्पेंस है ना। ये वक्त नहीं है आम आदमी पार्टी में अपनी आशा छोड़ देने का। हम पर्दा उठाते हैं, हम बताते हैं दरअसल क्यों रिवोल्ट शब्द का जिक्र हुआ और इसके बाद आगे कहा गया। लेकिन इन सब के बीच आज दरअसल योगेंद्र यादव जी के घर पर वो तमाम नेता मिले जिन्होंने उनके पक्ष में वोट डाला था। बाहर निकले प्रोफेसर अनंत कुमार, उनसे पत्रकारों ने पूछा अंदर क्या हुआ। जवाब मिला, अंदर बातचीत हुई कि इस समय की परिस्थितियां क्या हैं, मित्रों का संदेश आ रहा है, कैसे इसको सुलझाया जाए, आगे क्या किया जाए, यही सब। क्या गुंजाइश 100% बची हुई है भाई। सर, फिर से पीएससी में वापसी हो रही है, कहा यह जा रहा है कि दोनों नेताओं की पीएससी में वापसी की प्रयास ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका की डिटेल मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। चला जाए ना, हैप्पी होली। हैप्पी होली। लेकिन होली इस बार इतनी रंगीन होने वाली नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि 67 सीट मिले 70 में से, जश्न तो होना चाहिए, लेकिन जश्न का मिजाज पार्टी के भीतर एक नई खटास को पैदा कर गया। लेकिन फिर वहीं पर लौटते हैं, क्या वाकई पार्टी को लेकर कोई रिवोल्ट का इंतजार कर रहा है या उसकी बिसात बिछा रहा है? कार्यकारिणी के भीतर हुआ क्या जो कहा जा रहा है, कौन सा सच है? रिपोर्ट देखिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर और बाहर के ये 3 चेहरे हैं, मयंक गांधी, योगेंद्र प्रशांत एक साथ और केजरीवाल। ये 3 धाराएं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उभरी। योगेंद्र प्रशांत तो खामोश रहेंगे, लेकिन जो आवाजें आ रही हैं और जो छुपाई जा रही है उसी सिलसिले को जरा पकड़िए। मयंक गांधी कहते हैं जानबूझकर वोटिंग कराई गई, जबकि योगेंद्र प्रशांत पीएससी छोड़ने को तैयार थे। वहीं दरबारियों का कहना है योगेंद्र प्रशांत पीएससी से इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं थे, उन्होंने ही वोटिंग कराई, क्योंकि उन्हें लगता था कि वोटिंग हुई तो वो हारेंगे नहीं। तो एक सवाल यह भी है, कार्यकारिणी बटी हुई है और फिर वह एक रास्ते पर केजरीवाल के संयोजक पद संभालने के बाद ही चल पाएगी, तब तक 2 रास्ते पर नजर आएगी और रिवोल्ट शब्द पहली बार वहीं से निकलेगा। दूसरा सवाल, मयंक कहते हैं प्रशांत ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के भी सवाल उठाए। दरबारी कहते हैं उम्मीदवारों के चयन का आधार 2013 वाला ही था और तब उनकी सहमति थी, तो अब आपत्ति का मतलब क्या है? यानी दिल्ली चुनाव जीत के लिए या नीतियों के आश्रय अलग अलग दिखाई देने के मादे के बीच अटका रहा और जनादेश के बाद तलवारें खिंच गई। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 2013 में 16 उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी से आए लोगों को बनाए गए थे।
वहीं 2015 में 13 उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस और बीजेपी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिल गया। यानी 2013 के हालात और 2015 के हालात में खासा अंतर आ चुका है, क्योंकि तरीका तो एक ही था लेकिन आवाज उठ रही है। और गड़बड़ी संयोग से क्या इसी बीच शुरू हुई, क्योंकि 2013 के तरीके 2015 को बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। और इन सब के बीच हुआ क्या और टकराव शुरू हुआ कहां से? सियासी धर्मशाला की पारदर्शिता के दायरे में समझे तो केजरीवाल तानाशाह होते जा रहे थे और लोकसभा चुनाव की हार के बाद वो इतना डर गए कि दिल्ली चुनाव के लिए सारी रणनीति वह खुद ही बनाने लगे। वहीं दरबारियों की माने तो लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के ग्लोबल चैप्टर को देख रही शालिनी भूषण ने अमेरिका में रहते हुए आम आदमी पार्टी का सलाहकार संगठन सचिव बनने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और वहीं से भूषण परिवार और केजरीवाल के बीच तलवारें निकलने लगी। इस लड़ाई में योगेंद्र यादव के भीतर संयोजक पद पाने की लालसा जगाई गई और टकराव दिल्ली चुनाव में तब उफान पर आ गया जब उम्मीदवारों के चयन को आधार बनाकर प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो बगावत होती तो लाभ बीजेपी को मिलता, बीजेपी चुनाव जीतती तो भूषण परिवार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठते। खैर तब रिवोल्ट हुआ नहीं, लेकिन आपके भीतर रिवोल्ट की आहट बार बार अलग अलग सिरों से आने जरूर लगी। लेकिन दिल्ली के जनादेश ने हर रिवोल्ट पर ब्रेक लगा दी, क्योंकि जनादेश इतना बड़ा था कि रिवोल्ट करे तो कौन करे। तो रिवोल्ट को जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता योगेंद्र प्रशांत को दिखा दिया गया। और संयोग देखिए, कार्यकारिणी की बैठक के आखिर में फिर किसी ने कह दिया, इंतजार कीजिए, रिवोल्ट होगा। अब आप ये ना पूछिएगा ये रिवोल्ट का इंतजार कीजिए कहा किसने। अगला रंग दिखलाते हैं। इस रंग का मतलब यह है कि संसद अब होली में 4 दिनों तक के लिए बंद। 5, 6, 7, 8, 9 तारीख सोमवार का दिन संसद फिर सजेगी। इस बार बात किसानों के हक की होगी। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर सरकार कहेगी हम किसानों के साथ खड़े हैं। तैयारी उसकी हो चली है, बिसात बिछ चुकी है। परिवर्तन के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आने वाला है। के साथ संसद की 4 दिन की छुट्टी के बाद जब सोमवार को संसद शुरू होगी तो सरकार किसानों के हक की बात करते हुए भूमि अधिग्रहण का जिक्र करेगी। यानी संसद से सड़क तक जो विरोध भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर हुआ, उसके बाद सरकार बदलने को तैयार है। और होली की छुट्टी पर जाने से पहले यूपी के सांसदों को तो प्रधानमंत्री ने बकायदा समझाया कि अपने क्षेत्र में जाकर बताएं कि किसानों के हक में ही सरकार है। हालांकि इन सब के बीच सरकार की नजर सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश को लेकर है, तो वो विपक्ष को ये कहकर हड़का भी रही है कि ज्यादा विरोध होगा तो वो ज्वाइंट सेशन बुलाकर अध्यादेश पास करा लेंगे, क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। और ये सरकार को कैसे डरा रहा है, आज ये बात प्रधानमंत्री के भाषण से भी निकल कर आई। सिंचाई के लिए कैनाल बनानी पड़ेगी। कैनाल आसमान में बनेगी कि जमीन पे बनेगी, उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। दरअसल भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सरकार की विकास नीति की मजबूरी है और अब वो नाक का भी सवाल बनता चला जा रहा है। तो जिस संशोधन के साथ भूमि अधिग्रहण को लाने की तैयारी हो रही है, उसमें किसानों की सहमति के बगैर जमीन न लेने का जिक्र भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही पीपीपी प्रोजेक्ट पर सरकार संशोधन ला सकती है कि अधिग्रहण की भूमि का मालिकाना हक सरकार का रहेगा। नेशनल हाईवे के 2 किलोमीटर के दायरे में ही निजी उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और साथ ही सोशल सेक्टर के लिए ली गई भूमि अधिग्रहण में निजी कंपनियों की कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की सहमति होनी चाहिए। इस पर सरकार मान रही है और सोमवार को संसद में इसी प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि भूमि अधिग्रहण बिल को संसद में पास कराए बिना उन्होंने जो सपने देखे हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि पूरी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।